गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय है जल संसाधन का अध्याय चल रहा है, उसी के बारे में हम अब आगे बढ़ेंगे। हीराकुंड परियोजना है वो केंद्र सरकार की परियोजना के अंतर्गत आती है। इससे पहले हमें दामोदर परियोजना और भाखड़ा नागर परियोजना है केंद्र सरकार की, उसका अध्ययन कर चुके हैं। तो हमने इस बारे में चर्चा की थी कि ये जो योजनाएं होती है ये किसी एक उद्देश्य को लेकर नहीं बनाई जाती, इनके पीछे बहुउद्देश्य होते हैं। और जिन क्षेत्रों में जो समस्याएं रहती है, चाहे वो आपदा से संबंधित हो, चाहे वो बाढ़ से संबंधित हो, चाहे वो भूमि अपरदन से संबंधित हो, चाहे वो मार्ग अपरदन से संबंधित हो, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए इन परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो ये परियोजनाएं हैं वो किसी एक क्षेत्र से संबंधित भी हो सकती है और बहु क्षेत्र से संबंधित भी हो सकती है। जब इन परियोजनाओं का निर्माण एक से अधिक राज्यों के द्वारा किया जाता है, यानी एक से अधिक राज्यों को जब इनसे लाभ पहुंचता है तो उनको संयुक्त परियोजनाएं कहा जाता है। और जब एक से अधिक राज्यों को लाभ न पहुंचकर किसी एक राज्य विशेष को इससे लाभ पहुंचता है तो ये एक ही राज्य की परियोजनाएं कहलाती है। तो हम आज पढ़ेंगे हीराकुंड बांध के बारे में। हीराकुंड बांध है वो विश्व का सबसे लंबा बांध आता है। ध्यान रखना कि विश्व के सबसे लंबे बांधों की बात करें तो विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई अधिक होने के कारण इसको विश्व में सबसे अधिक बड़ा व लंबा बांध बताया गया है। अब बात आती है कि इसका निर्माण है वो किन के द्वारा किया गया है। तो ध्यान रखना, मानव द्वारा इस बांध का निर्माण किया गया है और इस बांध में उच्च क्वालिटी की सीमेंट है, पत्थर है, कंक्रीट लगाए गए हैं और इस बांध को बहुत ही सुंदर व आकर्षक बनाया गया है। इसको बनाने में काफ़ी समय लगा है और काफ़ी खर्चा भी हुआ है, लेकिन ये काफ़ी मजबूत और लंबा बांध बनाया गया है। अब बात आती है कि जो हीराकुंड बांध है ये किस राज्य से संबंधित है। क्या ये एक से अधिक राज्यों से संबंधित है या फिर एक ही राज्य से संबंधित है। तो ध्यान रखना कि जो हीराकुंड बांध है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। ध्यान रखना, इससे ओडिशा राज्य और उसके कुछ आसपास के कुछ अन्य जो राज्य हैं उनको विशेष लाभ पहुंचता है। ध्यान रखना, हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है, ओडिशा राज्य से संबंधित है विशेष तौर पे। अब बात आती है कि मौसम के आधार पे जो महानदी है उससे क्या है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ जो विभाग है वहाँ क्या है पानी की अधिकता रहती है और कुछ समय में क्या है कि पानी की न्यूनता रहती है। तो ये महानदी है अपनी स्थिति के आधार पे, अपने उफान के आधार पे, समय समय के आधार पे अपने विकट और अनोखे रूप देखने को लाती है सामने। अनोखे रूप का मतलब हो गया कि जब मानसून काल होता है, बात करते हैं मानसून काल की। मानसून काल का मतलब है वर्षा काल, जिस समय बारिश से होने का समय होता है। तो उस समय जो महानदी का जो आसपास के नदी घाटी के क्षेत्र हैं वहाँ पे क्या है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इतनी अधिक बारिश होती है, इतना अधिक उफान आ जाता है कि जो महानदी के आसपास का जो क्षेत्र है, नदी घाटी क्षेत्र जो उससे जुड़े हुए आसपास के शहर है, गांव है, वहाँ क्या है कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और लोगों को क्या है कि अपने घर छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं, उनके घर वगैरह ढह जाते हैं, उनका जो व्यापार है, उद्योग धंधे हैं वो चौपट हो जाते हैं। इसके साथ ही क्या है कि बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। सरकार पूर्ण रूप से अपने प्रयास करती है, लेकिन उसके बाद भी क्या है कि लोगों को आर्थिक व जन हानि से बचाने का प्रयास है वो कुछ हद तक तो सफल होता है, जबकि कुछ हद तक क्या होता है कि नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ध्यान रखना, मानसून काल में जो महानदी है अपना प्रकोप दिखाती है और प्रत्येक जन को उस क्षेत्र से जो जुड़े हुए हैं उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है, उनको हानि का सामना करना पड़ता है। उसकी भरपाई करने में वापस बहुत अधिक समय लग जाता है। अब बात आती है सामान्य काल की। हमने बात की अभी मानसून काल की। जब सामान्य काल होता है तो महानदी है इसका एक दूसरा ही रूप देखने को मिलता है। जब मानसून काल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सामान्य काल में
वहाँ पानी की एकदम न्यूनता रहती है और पानी के न होने के कारण स्थितियाँ है वो सूखे व अकाल की उत्पन्न हो जाती है। बात आती है सूखे और अकाल की। सूखे का मतलब होता है कि पानी है वो पेयजल के रूप में या सिंचाई के रूप में या सामान्य आवश्यकताओं के रूप में भी उपलब्ध नहीं रहता वहाँ पे। तो जब एक बार बाढ़ की स्थिति है, पानी अधिक हो रहा है, दूसरे जो सामान्य काल में क्या है कि पानी है वो पेयजल, सिंचाई और सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी नहीं बचता। अब बात आती है कि जब पानी नहीं बचता तो उस क्षेत्र में जो आसपास के क्षेत्र जुड़े हुए हैं वहाँ अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकाल का मतलब होता है कि जब खेतों में अपने उत्पादन नहीं हो और पशुओं के लिए जब चारा वगैरह भी उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति को हमें अकाल की स्थिति कह सकते हैं। तो महानदी के दो रूप देखने को मिलते हैं। जब मानसून का समय हुआ तो हमें बाढ़ की स्थिति का सामना वहाँ क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है, और जब सामान्य काल का समय होता है तो लोगों के पास सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था भी सही तरीके से नहीं हो पाती और उनको सूखे व अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार महानदी है उसके दो रूप देखने को मिलते हैं, बाढ़ की स्थिति का और दूसरा अकाल व सूखे की स्थिति का, जो पानी के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। अब बात आती है कि ये जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी से संबंधित है। ध्यान रखना, तो महानदी से हीराकुंड बांध का संबंध है। महानदी की स्थिति के कारण क्या है कि ये समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि जब पानी की अधिकता होती है तो महानदी अपने चरम पे होती है, अपने उफान पे होती है और आसपास के क्षेत्रों को तबाही मचा देती है, नुकसान कर देती है। और जब सामान्य स्थिति में होती है तो लोगों को किसी प्रकार से कुछ राहत सामान्य रूप से मिलती है, कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अब बात आती है कि जो ये महानदी है ये किस राज्य में बहती है, इसका बहाव क्षेत्र क्या है प्रमुख रूप से। तो ध्यान रखना, महानदी है प्रमुख रूप से दो राज्यों में इसका विस्तार है, दो राज्यों में गुजरती है। प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन दो राज्यों की प्रमुख रूप से महानदी है और इसमें इसका काफी विस्तार जल क्षेत्र का है और बहुत सारी इससे आवश्यकताएं भी पूर्ति होती। इस प्रकार जो महानदी है वो दो राज्यों की नदी हो गई, किस किस की, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की महानदी। अब बात आती है कि महानदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है, कहाँ से है वो प्रमुख रूप से महानदी निकलती है, उसका प्रारंभिक बेस क्या है, कहाँ से उसका उद्गम होता है, कहाँ से उसका निकलना होता है। तो ध्यान रखना कि जो इसका उद्गम है ये छत्तीसगढ़ के सिवावा पर्वत श्रेणी से होता है। ध्यान रखना कि इसका जो निकलना है वो ध्यान रखना ओडिशा से न होके छत्तीसगढ़ से होता है, और छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से होता है, ध्यान रखना सिवावा पर्वत श्रेणी से इसका जो उद्गम है, इसका जो बाहर निकलना है वहां से होता है। अब बात आती है कि जो ये बांध बनाया गया है हीराकुंड बांध, ये कौन से स्थान पे बनाया गया है और इसका जो क्षेत्र वगैरह है वो कितना है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसका विस्तार क्या है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना कि जो हीराकुंड बांध है वो संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर बनाया गया है। ध्यान रखना कि जो हीराकुंड बांध है वो संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर इस बांध को बनाया गया है। और कौन से स्थान पे बनाया गया ये ध्यान रखना, हीराकुंड नामक स्थान पर इसको बनाया गया है। वापस इसको रिपीट करते हैं एक बार कि संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर कौन से स्थान पे हीराकुंड बांध को बनाया गया है, तो हीराकुंड नामक स्थान पर इस बांध को बनाया गया है, ताकि जो इसके प्रकोप है, जो इसकी हानियां हैं, जो इसके नुकसान है, उससे बचा जा सके, उससे सुरक्षा की जा सके। अब बात आती है कि जो ये हीराकुंड बांध है, इस बांध की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, इसका विस्तार क्या है, कितना बड़ा है ये, जिसके कारण इसको विश्व का सबसे लंबा बांध कहा जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, लंबे की, ऊंचाई की, अलग अलग। तो बात आती है मुख्य बांध की लंबाई। मुख्य बांध की जो लंबाई है इसका काफी किलोमीटर तक विस्तार है। तो ध्यान रखना 4.8 किलोमीटर तक इसका विस्तार है
बताया गया मुख्य बांध का। अब बात आती है, ये तो मुख्य बांध की थी, अब कुल बांध की लंबाई की बात करते हैं कि कुल बांध का विस्तार है वो कितने किलोमीटर तक है, कितनी दूरी तक ये फैला हुआ है। तो ध्यान रखना, कुल बांध की लंबाई पूछे तो 25.8 किलोमीटर अपन को ध्यान रखनी है। मुख्य बांध की पूछे तो 4.8 किलोमीटर, और अगर कुल बांध की लंबाई हमें पूछे तो ध्यान रखना 25.8 किलोमीटर है। ये बात हो गई इसकी लंबाई की। अब बात करते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, जमीन से इसकी ऊंचाई कितनी है, साथ में गहराई कितनी है, उस दोनों को अपन सम्मिलित करेंगे। तो ध्यान रखना, इसकी जो ऊंचाई बताई गई है हीराकुंड बांध की 61 मीटर है। ध्यान रखना, ऊंचाई कितनी है, 61 मीटर है। लंबाई की बात की हमने, मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। अगर कुल बांध की बात करें, कुल बांध की लंबाई कितनी है तो 25.8 किलोमीटर। अब बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है इसकी 61 मीटर। इस प्रकार इसका जो क्षेत्रफल है लंबाई ऊंचाई का, वो हमने ध्यान में अच्छी तरीके से किया और उसको समझने का प्रयास किया। अब बात आती है कि जो हीराकुंड बांध है इसका कार्य कब प्रारंभ हो गया था, कब इस योजना को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया था, ताकि क्या है कि अधिक से अधिक जो मानसून काल की स्थिति है उसके जो प्रकोप है, उसकी जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनका जल्द से जल्द क्या है समाधान निकाला जा सके, जल्द से जल्द उन समस्याओं का निपटारा किया जा सके, जल्द से जल्द अन्य लोगों को अधिक से अधिक उसके जो आसपास के क्षेत्र है उनको लाभ पहुंचाया जा सके। तो इसका कार्य जो प्रारंभ किया गया था वो ध्यान रखना 1948 में, 1948 में हीराकुंड बांध है उसका कार्य प्रारंभ किया गया था। कहाँ किया गया था, हमने बात की थी अभी, संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर कौन से स्थान पे इसका कार्य प्रारंभ किया गया, हीराकुंड नामक स्थान पे इस बांध का कार्य प्रारंभ किया गया। और कब किया गया, 1948 में इस कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण रूप से चालू कर दिया गया था। अब बात आती है कि जब इसका कार्य प्रारंभ हुआ 1948 में, तो पूर्ण इसका कार्य कब हो गया, कंप्लीट वर्क है हीराकुंड बांध का, वो कब हुआ, तो ध्यान रखना 1953 में हीराकुंड बांध का कार्य पूर्ण हो गया। तो इस प्रकार इस बांध निर्माण में जो समय लगा वो लगभग 6 वर्ष का समय इसमें लगा था। 1948 में बांध का काम प्रारंभ हुआ और 1953 में इस बांध का काम है वो कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब बात आती है कि ये तो प्रारंभ की और समाप्ति की, अब इसके पीछे उद्देश्य क्या थे, इस बांध के निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या थे, उससे संबंधित कार्य है वो कब प्रारंभ किए जाने लगे। बनने में इसको 1948 में प्रारंभ, 1953 में पूर्ण हो गया। लेकिन इसके जो उद्देश्य थे, जो समस्याएं थी, उनसे संबंधित कार्य है वो प्रोग्रेस में कब आया, कब डेवलपमेंट में आया। तो ध्यान रखना कि जो इसके कार्य हैं प्रारंभ, जो लोगों को हानि हो रही थी, जो उनको नुकसान हो रहा था, बाढ़ की स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, अकाल की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, इन सब से बचाने के लिए, इन सब में सुधार करने के लिए, इन समस्याओं का हल करने के लिए 1957 से हीराकुंड बांध से संबंधित कार्य प्रारंभ किए जाने लगे, ताकि लोगों की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण किया जा सके और उनकी होने वाली हानि से उनको बचाया जा सके। अब बात आती है कि महानदी को क्या है कि एक राज्य है वहां पे शोक के नाम से जाना जाता है। शोक का मतलब होता है कि हम उसकी अति के कारण, हम उसके प्रकोप के कारण उसकी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जो काफी दुखद स्थिति होती है, जो एक प्रकार से निंदनीय स्थिति होती है। तो ध्यान रखना, ओडिशा है उसको महानदी के कारण शोक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका इतना प्रकोप ओडिशा राज्य को देखने को मिलता है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न वहां हो जाती है। तो ध्यान रखना, महानदी को किस नाम से जाना जाता है, ओडिशा के शोक के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब बांध बनाया गया तो उसके बाद में स्थितियां काफी कुछ कंट्रोल में कर ली गई, काफी कुछ नियंत्रण में कर ली गई। पहले जो जितनी परेशानियां थी उतनी परेशानियां बाद में नहीं रही, नियंत्रण इन पे लगभग कर लिया गया है। लेकिन फिर भी क्या है, मानसून काल में कुछ समस्याओं का सामना ओडिशा राज्य को करना पड़ता है। अब बात आती है कि इस बांध के तहत जो कुल पानी इकट्ठा होता है या संचित होता है वो कितना पानी है, वो है करोड़ों में उसकी लीटर के अंतर्गत पानी आता है। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कि इसमें जो संचित पानी है, जो पानी इकट्ठा रहता है या उसका जो भराव रहता है, वो लगभग ध्यान रखना
810 करोड़ घन मीटर तक पानी है उसमें रहता है उपस्थित है, और बाद में आवश्यकता के आधार पे उस पानी को अलग अलग स्थानों पे नहरों के माध्यम से छोड़ दिया जाता है और वहां की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाता है। बात आती है कि हीराकुंड बांध के अलावा कुछ अन्य बांध भी उस समय बनाए गए थे। तो ध्यान रखना कि 2 अन्य बांध है वो उस समय बनाए गए थे, जिसके कारण क्या है, हीराकुंड बांध है वो एक अलग ही अनोखा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और एक विशेष योग्यता अपनी विश्व में रखता है। तो ध्यान रखना इसके तहत 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। पहला जो बांध है उसका नाम है तिकरा पाड़ा बांध। ध्यान रखना पहला बांध कौन सा है, तिकरा पाड़ा बांध, और दूसरा जो बांध है वो है नराज बांध। इस प्रकार क्या है कि उस समय कुल कितने बांध बनाए गए, तो ध्यान रखना एक तो हीराकुंड बांध हो गया, दूसरा जो अन्य 2 बांध बनाए गए थे उसमें पहला बांध है तिकरा पाड़ा और दूसरा जो बांध है वो है नराज बांध। अब बात आती है कि जो हीराकुंड बांध बनाया गया इससे जो कार्य किए गए उनको 2 चरणों में कार्यों को पूर्ण किया गया है। मतलब 2 पार्ट के अंतर्गत इसके जो कार्य है वो प्रारंभ किए गए थे, जिनको हम 2 चरण के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना हीराकुंड बांध का कार्य है कितने चरणों में पूर्ण किया गया, तो ध्यान रखना 2 चरणों में हीराकुंड बांध के कार्यों को पूर्ण किया गया। हम इस चरणों को दोनों को डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। कितने चरण है, 2 चरण। अब जो पहला चरण था वो था नहरों का। अब नहरों का मतलब ये होता है कि जब हीराकुंड बांध बनाया गया तो उससे क्या है कि ऐसे स्थानों पे नहरें निकाली गई जहां पे क्या है कि पानी की कमी है, और कमी होने के कारण क्या है कि वहां पे सिंचाई वगैरह कृषि कार्य वगैरह अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, लोगों को पेयजल नहीं मिल पाता। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या है, नहर प्रणाली का विकसित किया गया ताकि ऐसे स्थानों पे पानी छोड़ा जा सके, पहुंचाया जा सके जहां पानी की ज्यादा आवश्यकता हो। तो इसके तहत नहरें बनाई गई थी। जो पहली नहर बनाई गई उसका नाम है सेसन नहर, दूसरी जो नहर है उसका नाम है संबलपुर नहर, तीसरी जो नहर है उसका नाम है बोरागढ़ नहर। इस प्रकार क्या है कि इस योजना के तहत हीराकुंड बांध के तहत कुल 3 नहरें बनाई गई है और इन 3 नहरों का क्रमवार नाम है वो है सेसन नहर, संबलपुर नहर, बोरागढ़ नहर। इस प्रकार 3 नहरें हैं वो निकाली गई है। अब बात आती है इसके दूसरे चरण की। प्रथम चरण में क्या है, नहरें निकाली गई। कितनी नहरें निकाली गई, 3 नहरें निकाली गई। कौन कौन सी नहरें निकाली गई, सेसन, संबलपुर और बोरागढ़। अब बात आती है इसके दूसरे चरण की। दूसरे चरण में विद्युत गृह का निर्माण किया गया। लोगों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो रहा है, पीने के लिए पेयजल उपलब्ध करवा दिया गया। अब जो जल है उससे क्या कार्य किया जाने लगा, विद्युत का उत्पादन किया जाने लगा। वर्तमान समय में और कुछ दशक पहले की बात करते हैं तो धीरे धीरे क्या है, विद्युत की आवश्यकता लोगों को अधिक रह रही है, क्योंकि हर काम है वो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। हर काम में क्या है, बिजली की आवश्यकता होती है। तो बिजली की आवश्यकता साथ में पूर्ण कैसे की जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, इसके तहत क्या है कि हीराकुंड बांध है उसके दूसरे चरण में विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया ताकि बिजली का उत्पादन किया जा सके और आसपास के जो क्षेत्र और राज्य हैं उनको बिजली पहुंचाई जा सके। तो ध्यान रखना कि दूसरे चरण में किसका निर्माण किया गया, विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। अब बात आती है कि हीराकुंड बांध के तहत कुल कितने विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है, तो ध्यान रखना कुल 4 विद्युत ग्रहों का निर्माण हीराकुंड बांध परियोजना के तहत दूसरे चरण के अंतर्गत इसमें किया गया है। अब बात आती है कि ये जो विद्युत ग्रह बनाए गए हैं ये कौन से स्थान पे बनाए गए हैं, तो ध्यान रखना चिपलीमा नामक स्थान है, वहां पे इन 4 विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। कितने विद्युत ग्रह, 4 विद्युत ग्रह। स्थान कौन सा, चिपलीमा नामक स्थान है, वहां पे इन विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। अब बात आती है कि जो हीराकुंड बांध से विद्युत ग्रह बनाए गए हैं 4, उनसे विद्युत का उत्पादन कितना होता है, विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है, तो ध्यान रखना कि जो उसकी उत्पादन क्षमता है विद्युत की वो है 307.5 मेगावाट।
बिजली है वो उत्पन्न होती है। कितनी होती है विद्युत की उत्पादन क्षमता कितनी है? 307.5 मेगावाट है वो बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब बात आती है बिजली तो उत्पादन हो गई, अब उस बिजली को कौन से क्षेत्रों में, कौन से राज्यों में उनका लाभ मिलता है, कौन से क्षेत्र हैं उनको उनसे सहायता मिलती है। तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से इस विद्युत का जो लाभ मिलता है वो 3 राज्यों को मिलता है। कितने राज्यों को मिलता है? 3 राज्यों को औद्योगिक इकाइयों से संबंधित या कारखानों से संबंधित कार्य के लिए इस विद्युत का लाभ मिलता है। कितने राज्यों को? 3 राज्यों को। पहला राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा राज्य है बिहार और तीसरा राज्य है झारखंड। इस प्रकार 3 राज्यों को इस विद्युत की सप्लाई की जाती है। ये विद्युत ग्रह कहां बनाए गए थे? चिपलीमा नामक स्थान पे। कुल विद्युत ग्रह कितने हैं? 4 है और ये दूसरे चरण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अपने कि इस हीराकुंड बांध के तहत 2 अवलोकन मीनार है वो बनाए गए। अवलोकन मीनार है यानी उसको और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, और अधिक पर्यटन की दृष्टि से आकर्षित करने के लोगों को वहां पे 2 अवलोकन मीनार है बहुत ही सुंदर व आकर्षक बनाए गए थे। ध्यान रखना, जो हीराकुंड बांध है उसके दोनों साइड ये मीनार बनाए गए हैं, दाईं तरफ है और उसके बाईं तरफ है। कुल 2 मीनारें बनाई गई है। पहली जो मीनार बनाई है वो है नेहरू मीनार। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे उस मीनार का नाम रखा गया है नेहरू मीनार। और दूसरी जो है मीनार बनाई गई है उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया है गांधी मीनार। इस प्रकार हीराकुंड बांध है उसके दाईं और बाईं तरफ 2 मीनारें बनाई गई है। कौन कौन सी? नेहरू मीनार और दूसरी कौन सी है? गांधी मीनार बनाई गई है। अब बात आती है कि हीराकुंड बांध है इसको बनाया गया है तो इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छुपा हुआ होगा, बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पाना होगा और बहुत सारे लाभ भी इसमें छुपे हुए हैं। तो प्रमुख रूप से जो इससे लाभ मिलते हैं बांध से, वो पहली बात आती है सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए लोगों को जल उपलब्ध करवाना ताकि उनकी कृषि कार्य है वो अच्छी तरीके से हो सके, अच्छा उनके उत्पादन हो सके, समय समय पे उनको जल है वो मिलता रहे और सिंचाई भी होती रहे। अब आती है पेयजल की। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं आसपास के जहाँ पानी है वो शुद्ध पानी नहीं मिलता, उनको खराब पानी मिलता है, जिसके कारण क्या है लोग बीमार हो जाते हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम है, पेट है वो खराब रहता है, उनको बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो इस कारण क्या है कि कुछ क्षेत्रों में पानी है वो शुद्ध जल भी पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तीसरी बात है इसका जो लाभ आता है वो है विद्युत का उत्पादन। नहरें निकाली गई, सिंचाई हो गई, अच्छा पानी है पीने के लिए वो पहुंचाया गया। और तीसरा जो इसका लाभ है विद्युत का उत्पादन। पानी की अधिकता के कारण, पानी की अधिक क्षमता के कारण क्या है कि यहाँ पे विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों की जो विद्युत की आवश्यकता है उसको पूरा किया जाता है।